हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे हमारा क्लास होता है बीएड फर्स्ट ईयर का। तो आज का क्लास मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, ये है वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं पर ये चाइल्डहुड में ही दिया हुआ है टॉपिक और कहीं पे कंटेम्प्रेरी में दिया है। तो जहाँ पे जिस तरह से भी ये टॉपिक दिया है आप लोग इसको कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि मैम ये हमारा टॉपिक जो है वो चाइल्डहुड में है, तो आप इसको उसके लिए भी कीजिए। मेन है कि आपको लिबरलाइजेशन का मतलब जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण है क्या पहले वो समझिए, जिसको कि इंग्लिश में हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। वैश्वीकरण उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों का ही परिणाम है। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे के समीप लाना है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश विश्व विकास का एक तत्व बन सके। तो ये क्या है, इकोनॉमिक स्तर पर जो बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जो है पूरे इंटरनेशनली जो है सारे कंट्रीज को एक जगह पे लाए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या हुआ कि ग्लोबल वे में, मतलब कि पूरी तरीके से जो है देश के हर एक कंट्री को विश्व के हर एक कंट्री को, हर एक देश को जो है एक ही जगह पे अर्थव्यवस्था के लिए लेकर आए और काम किया जाए, तो उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था को लेकर के काम किया जाता है। वैश्वीकरण का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार, पूंजी तथा श्रम की मुक्त गतिशीलता आदि के द्वारा संबंधित करना है। दूसरे कंट्री के साथ हम जब अपनी कंट्री का अर्थव्यवस्था के रूप में जो है रिलेशन स्थापित करते हैं, उसके साथ व्यापार करते हैं, पूंजी लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, ये सब फ्री लेवल पे हो, यही ग्लोबलाइजेशन है। वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच प्रतिक्रिया तथा प्रक्रिया के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण सिद्ध हो सकता है। जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सारे राष्ट्रों के बीच में एक बोल सकते हैं कम्युनिकेशन है, एक इंटरेक्शन है जो कि होता है, एक प्रोसेस है, एक हेल्दी रिलेशनशिप है। वैश्वीकरण राष्ट्रों का आर्थिक विकास करता है। ग्लोबलाइजेशन सभी राष्ट्रों का जो इकोनॉमिक वे में जो है डेवलपमेंट करता है। अर्थव्यवस्था के लिए ही हम दूसरे कंट्रीज के साथ, दूसरे राष्ट्र के साथ जुड़ते हैं और वहाँ पर बिजनेस जो व्यापार होता है उसे आगे बढ़ाते हैं, यही है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के फलस्वरूप वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा अनुभव का संसार के विभिन्न देशों के साथ बिना किसी हस्तक्षेप के विनिमय हो सकता है। किन किन चीज़ों का विनिमय हो सकता है, तो विनिमय होने में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखिए। हमारा जो है आप देखिए तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, फिर है एक्सपीरियंसेस, हमारे सेवाएं यानी सर्विसेज, इन सब का जो है दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे राष्ट्रों के साथ जो है एक्सचेंज हो सके। विनिमय दैट मीन्स एक्सचेंज, जिसमें कि कोई भी हस्तक्षेप ना हो, कोई भी किसी भी तरह का जो है इंटरप्ट बोल सकते हैं कि कोई भी जो इंटरप्ट ना करे उसमें, उस तरह का जो है रिलेशन बनाना ग्लोबलाइजेशन है। दूसरा हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण। अब आइए, ये तो हमने ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझा, वैश्वीकरण का मतलब समझा। अब आइए इंडियन ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझते हैं, इंडियन अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाली नीति संबंधी रणनीति यानी पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहला है विदेश निवेश की साम्य सीमा में वृद्धि करना, टू इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट टू फॉरेन। जो विदेशी निवेश है उसमें जो है वृद्धि करना जो है, वही इन्वेस्टमेंट करना जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना जो है, यही इसका पहला रणनीति बनाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि इक्विटी को इंक्रीज किया जाए, राइट। वैश्वीकरण के उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश की साम्य सीमा को 40% से बढ़ाकर 51 से 100% करने दिया गया है।
नई आर्थिक नीति के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले 47 यानी कि 47 उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बिना किसी प्रतिबंध तथा लाल फीताशाही के 100% तक की अनुमति दी गई है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो बोल सकते हैं कि बहुत जगह पे छूट दी जाती है, फ्री इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है, और कुछ में तो है रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन कुछ में बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। इस संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, जिसको हम फेमा बोलते हैं, लागू किया गया है। अतिरिक्त पूंजी, कच्चे माल तथा तकनीकी ज्ञान के आयात के मामले में पूंजी निवेश वाली इकाइयों पर सामान्य नियम लागू किए गए। तो फेमा जो है वो ये सारी चीज़ों को देखती है और इसमें जो भी नियम बनाने हैं वो बनाती है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है दीर्घकालीन व्यापार नीति, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विदेशी व्यापार नीति को दीर्घ अवधि के लिए लागू किया गया है। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाई गई है, जिससे कि जो विदेशी व्यापार नीति है लंबे समय तक चले। विदेशी व्यापार नीति एक उदार नीति है, जिसके अंतर्गत विदेशी व्यापार पर लगे सभी प्रकार के नियंत्रण तथा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसमें खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट उपयोग वस्तुओं के अलावा सभी अन्य वस्तुओं का आयात निर्यात किया जा सकता है। कुछ पे रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन मैक्सिमम किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट जो रखा गया है इसके अंतर्गत, वो है आंशिक अपरिवर्तनीयता, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। आंशिक परिवर्तनीयता से अभिप्राय है डॉलर अथवा पौंड स्टर्लिंग जैसी विदेशी करेंसी को विदेशी सौदों के लिए बाजार कीमत पर खरीदना तथा बेचना। वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति दी गई है। तो ये भी इंडिया की तरफ से जो है लागू किया गया है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के लिए ये सारी विधियां, ये सारे नियम जो लागू किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर है हमारा, इसमें पूंजी संबंधी सौदे शामिल नहीं किए जाते, इसलिए इसे आंशिक परिवर्तनीयता कहा जाता है। आज विश्व भर में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी तथा शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। इनके परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। वास्तव में वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों में परस्पर अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया की प्रक्रिया है एक्चुअली में। यह अंतःक्रिया विचारों, सामाजिक मूल्यों, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक तथा तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में हो रही है। इसका कारण है सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में हो रहा विकास। ठीक है, नाइट ने कैसे लिखा है वैश्वीकरण के बारे में, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नाइट का जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाइट ने क्या बोला है? वैश्वीकरण तकनीकी वित्त, व्यापार, ज्ञान, मूल्यों तथा विचारों के सीमा पार तक बढ़ते प्रवाह के साथ संबंध रखता है। तो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारे व्यापार, हमारे वित्त यानी कि हमारा फिनांस, हमारा ट्रेड, हमारा जो है मूल्य, विचार, ये सारी चीज़ों को हम जब सीमा के पार यानी अपनी कंट्री के पार पहुंचाते हैं तो यही ग्लोबलाइजेशन है। मतलब अपने चीज़ों को हम दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री के चीज़ों को हम अपने कंट्री में लेते हैं, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब इसके लाभ क्या है? विश्व परिवार की भावना का विकास। जाहिर सी बात है, जब एक कंट्री दूसरा कंट्री तीसरे कंट्री के साथ व्यापार करता है तो उसमें क्या होता है? ऑफ कोर्स एक दूसरे को समझते हैं, फीलिंग्स डेवलप होता है, अटैचमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। प्रतियोगिता की भावना का विकास, ऑफ कोर्स कंपटीशन भी बढ़ता है, क्योंकि ये जो ग्लोबल मंच है, ग्लोबल जो स्टेज है वो एक या दो कंट्री का नहीं है, सारे कंट्रीज़ हैं। सारे कंट्रीज़ अपने आप को एक दूसरे से अलग और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये कंपटीशन भी बढ़ाता है।
शैक्षिक आदान प्रदान, हर तरह से जो है आदान प्रदान होता है। शिक्षा के मामले में भी होता है, एजुकेशनल गिव एंड टेक भी होता है। तो हमें दूसरे कंट्री से, दूसरे कंट्री हमारी शिक्षा से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर हैं। उन समस्याओं को समाधान कोई एक कंट्री के करने के बस में नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सभी को एक साथ मिल करके जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो वो हेल्प मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जो है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो बढ़ती है, जनशक्ति की गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है, मैन पावर बढ़ता है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक विकास में सहायक होता है, तकनीकी विकास में, टेक्निकल डेवलपमेंट मतलब हर क्षेत्र में सहायक होता है। वैश्वीकरण का जो लाभ अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि आप दिमाग में, अगर मान लीजिए आप कोई पॉइंट भूल जा रहे हो तो आप सारे पॉइंट्स को दिमाग में सेट कर लो। शिक्षा की दृष्टि से है, टेक्निकल दृष्टिकोण से है, बोले तो जो व्यापार के विकास के दृष्टिकोण से भी आप रख सकते हैं, समस्याओं के समाधान की दृष्टि से है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती ही हैं, आर्थिक विकास में जो है हेल्प मिलता ही है। तो इस तरह से हर तरह का जो है फायदा इसकी वजह से मिलता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री को जानते हैं तो वहाँ के लोग यहाँ आना, यहाँ के लोग को वहाँ जाना बनता है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, दूसरे लोगों के कल्चर को, दूसरे कंट्रीज के कल्चर को हम जान पाते हैं। वैश्विक जनसंचार होता है, ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सारे फायदे हैं। लेकिन जब फायदा होता है तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है, उसमें लिबरलाइजेशन दिया हुआ है इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट आज लिबरलाइजेशन कर लीजिएगा, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में जो है ग्लोबलाइजेशन मिल जाएगा। ये ग्लोबलाइजेशन का है, तो ये आप लोगों का है, लेकिन इसमें जो जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं कि जो आपको करना है। रुकिए एक सेकेंड, ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स है उस पर ध्यान दीजिए, कौन कौन से पॉइंट्स है। सबसे पहले तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपको लेना है डेफिनेशन, ठीक है, वैश्वीकरण का डेफिनेशन, इसका एक बनाइएगा। ये क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं फिर से बताऊंगी, कहीं कहीं पे चाइल्डहुड में आता है, कहीं पर जो है कंटेम्प्रेरी में है। तो ये टॉपिक जिसके भी बुक में जहाँ भी है, लेकिन इस टॉपिक का आप लोग नोट्स बनाइएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। यहाँ से ये वाला महत्वपूर्ण है, मैं बता दूं, ये जो है आप लोगों का इंडिया के क्षेत्र में आता है कि इंडिया ने जो है क्या किया है अपने इकोनॉमिक वैश्वीकरण को बढ़ाने के लिए। तो ये पॉइंट्स वाले जो हैं इसका जरूर बनाइएगा। इतना ज़्यादा पॉइंट अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, पहले 40% था तो अभी 51 to 100 किया गया है। और इसको देखने के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो फेमा है। तो ये मेन पॉइंट लिख दीजिएगा। इसमें चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आप जिस तरह से चाहें वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स जरूर लिखिएगा। दूसरा हमारा है दीर्घकालीन व्यापार नीति, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, जिसने जो इंडिया ने लगाया है उसके बारे में। इसको भी डीलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये डील जो है आप नहीं करने वाले हो, या फिर जो आप अपने मन से लिखने वाले हो, तो वो भी लिख सकते हो। तीसरा है आंशिक परिवर्तनीयता, ठीक है। चलिए, तो ये 3 जो है इंडिया ने किए हैं, इसको आपको बताना है। फिर आइए लाभ तो बहुत सारा है। लाभ आप सारे पॉइंट्स को लिखेंगे, लाभ वैसे आएगा भी, जब वैश्वीकरण आएगा तो लाभ भी आएगा। तो ये कितने पॉइंट्स हैं आपके, टोटल आपके 13 पॉइंट्स हैं। 30 का बना लीजिएगा। मतलब इसमें आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपका बनेगा डेफिनेशन, दूसरा आपका बनेगा कि इंडिया ने क्या किया है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, और तीसरा बनेगा लाभ। तो ग्लोबलाइजेशन के 3 पार्ट, 3 क्वेश्चन के नोट्स। आइए इंग्लिश में देखते हैं, जो कि इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है।
चलिए, लिबरलाइजेशन है इंग्लिश में। मीनिंग तो आपको देखिए, द टर्म ग्लोबलाइजेशन हैज कम इनटू कॉमन यूजेज सिंस 1980s, रिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दैट हैव मेड इट इजियर एंड क्विकर टू कंप्लीट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, बोथ ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लॉज। In 1991, India began to liberalize its economy and open it up to the rest of the world. India will continue with globalization. Big multinational corporations are moving into India all the time, but some of the people may be benefiting from the impact of globalization. There are many more who are losing little they have. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को लिबरलाइजेशन का एग्जैक्टली मतलब समझाया गया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग का ग्लोबलाइजेशन है मीनिंग। एक्चुअली में इंडिया में जो है ग्लोबलाइजेशन करना एक टफ काम तो था ही, क्योंकि इंडिया को जो है गरीब देशों में देखा जाता था, लेकिन फिर भी इंडिया को दूसरे कंट्रीज से हेल्प चाहिए था, तो इसने ये आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद आज ऐसा है कि इंडिया को कोई गरीब देश तो नहीं बोल सकता है। हाँ, विकासशील है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो यहाँ से आपको इंग्लिश में यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, आपको डेफिनेशन ये सारा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू है डायमेंशंस जो कि काम करते हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायमेंशन जो हमने वहाँ पे किया वही है। ठीक है, 3 डायमेंशन इंडिया ने काम किए हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन है। ऑब्जेक्टिव जो हम हायर एजुकेशन में इसको यूज़ करते हैं, तो ये आपके रहे इंग्लिश में। इसका नोट्स आपको इंग्लिश में भी बन जाएगा, हिंदी में भी बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा दूसरा टॉपिक होगा। वैसे टॉपिक अभी बहुत बचा हुआ है, लेकिन मैं ये वीक जो है ख़त्म करूँगी। इस वीक में हम लोग जो है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट वीक से जो है पहले नेक्स्ट वीक में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और उसके बाद जो है कंटेम्प्रेरी का ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद लर्निंग एंड टीचिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रोसेस इसी तरह से चलने वाला है। तो इस वीक ये वीक हमारा लास्ट होगा, किसके लिए? ग्लोबलाइजेशन के लिए। फिर कल मिलूंगी 4 बजे आपसे। और अभी क्लास थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक शॉर्ट है, छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन आता है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं 4 बजे।